हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ मोहित शर्मा फ्रॉम एल के अकेडमी एंड आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक शानदार स्टेटमेंट के बारे में। आप सबको पता ही होगा कि हमारे देश में दिन प्रतिदिन रिफ्यूजीज़ की जो संख्या है ना वो बढ़ती जा रही है। कभी बांग्लादेश से इंडिया में आ जाते हैं, कभी पाकिस्तान से कुछ लोग रिफ्यूजी आ जाते हैं, कभी कहीं ना कहीं बॉर्डर क्रॉस कर आपको श्रीलंकन तमिल्स आते हुए दिखते हैं। तो इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन आना बहुत ज़रूरी था। हालांकि भारत के पास इसको लेके कभी कोई लॉ या कानून नहीं था, तो उसी चीज़ के आधार पर एक्चुअली आज जो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही शानदार स्टेटमेंट आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदे की जो प्ली है ना, यानी कि उस बंदे ने एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी थी, तो उसको रिजेक्ट करते हुए एक बहुत शानदार स्टेटमेंट दैट दिया है कि इंडिया इज़ नॉट अ धर्मशाला, भारत धर्मशाला नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट द प्ली अगेंस्ट द डिपोर्टेशन एंड वी विल गोना डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर थिंग्स कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिसीजंस लिए, एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को ये सब करना पड़ा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं सबकी न्यूज़ के बारे में। So India is not a dharmshala. Supreme Court reject the plea against the deportation. The Supreme Court of India has delivered stated that India cannot serve a धर्मशाला, मतलब भारत एक धर्मशाला नहीं है। क्योंकि देखिए आपको पता है कि बहुत सारे फॉरेनर्स हैं इंडिया में ऑलरेडी आते हैं। भारत की आज जो पॉपुलेशन है लगभग 1.4 बिलियन है सिटीजन्स के आधार पर, अगर मैं बताऊं। क्योंकि हम यहाँ पर इसीलिए होस्टेजेस को थोड़ा लिमिट मेंटेन कर रहे हैं कि भाई जिससे जो होस्टेजेस हैं कम से कम हमारे यहाँ पर हों या लिमिटेड रिफ्यूजीज़ हों, जिसकी वजह से हम चीज़ें करें। अब ये सारा का सारा मुद्दा उठता कहाँ से है, हुआ कहाँ से और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये बात है एक्चुअली कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया है कि बेसिकली कोर्ट रिफ्यूज़ टू इंटरफेस विद द हाई कोर्ट ऑर्डर एंड डायरेक्टिंग द डिपोर्टेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स के बारे में। ये पूरा का पूरा स्टोरी श्रीलंकन तमिल्स के बारे में। ये स्टोरी जो है 2014 में इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी कि UPPA, उसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए बैन किया जाता है एक इंसान को, ठीक है, जो कि ताल्लुक़ रखता है, कुछ रिलेशन रखता है फ्रॉम द दैट इज़ कॉल्ड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ द तमिल, यानी कि LTTE। आपको पता होगा ये एक LTTE इज़ अ ग्रुप, ठीक है, इट्स ए एलम ग्रुप विच इज़ कनेक्टेड विद श्रीलंका। एक्चुअली ये ग्रुप है जो कि श्रीलंका से कनेक्टेड है, जो इंडिया एज वेल एज श्रीलंका दोनों ही जगह पे एज ए टेररिस्ट ग्रुप के तौर पे इसको हमने माना है, इसीलिए इसको हमने बैन कर रखा है। तो एक सिटीज़न था इंडिया के अंदर, वो रह रहा था बहुत टाइम से, जिसने इंडिया में एक्चुअली इमिग्रेट कर लिया था। जब वो पकड़ा गया तो उसको पकड़ा गया और पता चला कि वो LTTE से ताल्लुक़ रखता है, जो LTTE का बंदा है, तो इसीलिए उसको सज़ा हुई। अब वही सब बात हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके की जो है वो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, ठीक है। चलिए नाउ सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है ऑन दैट एक्चुअली। तो हमारे यहाँ पर जस्टिस दीपंकर दत्ता थे, जिन्होंने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी, जो बहुत सारी बातें हैं भाई खरे खोटे स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर जस्टिस दीपंकर दत्ता ने। उन्होंने साफ साफ बोला कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो आके जब मन करेगा यहाँ पर कोई भी फॉरेन नेशनल इमिग्रेशन बंदा आएगा इमिग्रेट करना स्टार्ट कर देगा। एक्चुअली हमारी जो खुद की पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन करोड़ की है। हम अपने लोगों को संभालें यार, बाहर बाहर के लोगों को संभालें। एक साफ साफ एकदम स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट दिया गया है, जो कि स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में है। यहाँ के इसको एक्चुअली जो पूरा केस था इसको 2 लोगों की बेंच देख रही थी, जिसमें से एक जस्टिस दीपंकर दत्ता साहब। यहाँ पे बोला गया है कि आते हैं इमिग्रेंट्स, आते हैं असाइलम क्लेम करने की बात करते हैं एंड हम उस चीज़ के सपोर्ट में एक्चुअली है नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे राइट जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम बॉडी इन इंडिया। नाउ सुप्रीम कोर्ट से मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ कि आप लोगों को पता करके आना है कि सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के बीच में आती है एंड सुप्रीम कोर्ट जो है कौन से पार्ट के अंदर आती है। और भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कब स्टार्ट हुई थी, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन B 28 जनवरी 1950, ऑप्शन C मैं बात करता हूँ यहाँ पर 26 जनवरी 1935 एंड ऑप्शन D 28 जनवरी 1935। आप मुझे बताइएगा एंड भारत की सुप्रीम कोर्ट और USA की सुप्रीम कोर्ट में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली ये बताना ज़रूरी है, मैं आपको कल के केस में ज़रूर बताऊंगा, कल की क्लास में, कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए ना थोड़ा सा एक बार हम बात करते हैं। ये सुभाष करण साहब हैं, एक्चुअली इन्हीं के ऊपर केस था। यही वो बंदा है जो कि श्रीलंकन तमिल था
जिसकी लीगल स्टेटस अगर मैं बात करूं तो कन्विक्टेड पाया गया अंडर उप्पा के अंडर, बिकॉज इसके जो कनेक्शंस हैं वो LTTE के साथ हैं जो कि इंडिया में बैन है एंड श्रीलंका में भी बैन है। नाउ इसको क्या हुआ था कि लगभग 10 साल की सज़ा सुनाई गई और उस 10 साल की सज़ा में इसको डिटेन किया गया, मतलब बेसिकली यहाँ पर इसको एज ए क्रिमिनल माना गया कि हाँ भाई इसकी गलती है, इंडिया में आया और इसके तहत इस पर जो भी चीज़ें हुई। अब इस बंदे की जो सज़ा थी कुछ टाइम बाद जो मद्रास कोर्ट थी उसने 10 साल से घटाकर 7 साल करी और इसने अपनी सज़ा पूरी करी। नाउ इसकी जो आर्ग्यूमेंट थी कोर्ट में भारत में रहने के लिए वो क्या थी कि इसकी फैमिली वगैरह का सब कुछ कनेक्शन, बीवी बच्चे जो हैं वो सब कुछ जो हैं तमिलनाडु में रहते हैं, तो ये भी चाहता है कि भारत में रहे। साथ साथ में इसने बोला कि ये LTTE के साथ इसके ताल्लुक थे तो श्रीलंका में अगर जाएगा तो उसका लाइफ रिस्क है, तो आर्टिकल 21 की यहाँ पर इसने गुहार करी और यहाँ गुहार करी इसने आर्टिकल 19 की, यानी कि रहने के बारे में, रिसाइड के बारे में। इसके साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट की बात करी, इसकी जान को रिस्क है बहुत ज़्यादा, अगेन आर्टिकल 21 की यहाँ बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की बात करी गई एंड आपको बता दूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक साथ साथ एक चीज़ बोली कि भाई साहब आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ एक सिटीज़न के लिए अवेलेबल होते हैं। ये आप सबको पता होगा एक्चुअली, एलियंस के लिए फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं। पॉलिटी के अंदर जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो एलियंस उनको बोलते हैं जो फॉरनर्स होते हैं, तो श्रीलंका तमिल सर फॉरनर। और रही बात आर्टिकल 19 को यहाँ पर वॉयलेट करने की तो वो क्वेश्चन ही नहीं आता, वी आर नॉट गिविंग यू राइट, सिंपल सी बात है। दूसरा, अगर आप आर्टिकल 14 या आर्टिकल 21 की गुहार गा रहे हो तो भाई साहब आर्टिकल 21 के अंदर एक साफ साफ स्टेटमेंट है, साफ साफ बात कही जाती है कि अगर कोई भी बंदा कन्विक्टेड पाया जाता है और उस केस में अगर उसको डिपोर्ट करने की बात होती है तो हम उसे डिपोर्ट कर सकते हैं। अगर उसकी लाइफ को खतरा है क्या नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर जो मैटर होगा वो होगा नेशनल सिक्योरिटी का, ठीक है। जस्टिस दत्ता ने क्वेश्चन किया जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि भाई इन इंडिया टू होस्ट द रिफ्यूजीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाट इज़ योर राइट टू सेटल हेयर, द डिस्टिंग्विश सिटीजनशिप राइट फ्रॉम द ह्यूमैनिटिज्म कंसिडरेशन। सिंपल सा क्वेश्चन किया, साफ साफ बोला कि क्या यही काम है। तो जस्टिस दत्ता ने यहाँ पे साफ साफ बोला कि हमारे भारत के पास यही काम है कि हम पूरे दुनिया में जाएं और ये सब कुछ देख रहे हैं करें, तो वही सब चीज़ों को यहाँ पर क्लियर किया गया। उसके साथ साथ हमें पता है कि उफ्पा जो है यहाँ पर बेसिकली उसका वायलेशन हुआ। आर्टिकल 38 क्लॉज 1 उप्पा का जो पनिशेबल पर्सन प्रमोटिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इंटरनेशनली, और उसके अलावा जुडिशियल जो आउटकम्स आए हैं कि यहाँ पर ट्रायल कोर्ट था, सेंटेंस्ड हुआ था, 10 साल की सज़ा हुई थी भाई को, बट ओवरऑल 7 साल की इसकी सज़ा को कम करके कर दिया गया। ना एक बात बोली गई थी कि जैसे ही इसकी सज़ा पूरी होगी इसको यहाँ से भेज दिया जाए। एक्चुअली जो श्रीलंकन रिफ्यूजीज़ थे यहाँ पर जो हमने बोली गई, अब ना मैं बताऊँ यहाँ पर असाइलम की बात कर रहे हैं, तो असाइलम मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट बात कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्शन वगैरह की बात कर रहे हैं, है ना, या बात कर रहे हैं एक्चुअली जो बेंच बैठी हुई थी यहाँ पर, कोर्ट को तो पता ही है 2 लोगों की बेंच थी जिन्होंने मना कर दिया। नाउ दूसरा ये रिस्क की बात कर रहा है, LTTE का मेंबर था भाई, हमारी कंट्री को रिस्क है इस टाइम पर, वी डोंट नो अबाउट दैट कि किस तरीके से हमारी कंट्री के लिए बिहेव करेगा। तो श्रीलंकन आर्मी के कॉन्ट्रैक्ट हैं ऑलरेडी LTTE के साथ, तो यहाँ पर जो सुभाष करन की फैमिली है उसको यहाँ पर भाई ध्यान में रखते हुए डिसीजन नहीं लिए जाएंगे, बल्कि यहाँ डिसीजंस लिए जाएंगे नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। 8 अप्रैल 2021 को इसका प्रॉपर तरीके से ये फ्री होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है फंडामेंटल राइट एक्सटेंड आउट बट सेटलमेंट राइट टू ओनली अ सिटीजन, मतलब हमारे यहाँ पर जो आर्टिकल 19 है ये सिटीजन्स के लिए सिर्फ, ठीक है, फॉरेनर्स के नहीं है। दूसरा, जो रोहिंगा रिफ्यूज ऑलरेडी उनकी प्ली को भी डिनाइड कर दिया गया है बहुत केसेस में। इंडिया में जो रिफ्यूजीज़ हैं बहुत बड़े अमाउंट में बढ़ते जा रहे हैं, तो हम बार बार ये काम करने तो नहीं बैठे हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर पहले जो अगर प्रायोरिटी दी जाएगी तो वो नेशनल सॉवरेनिटी को दी जाएगी, ना कि रिफ्यूजी होस्टिंग को। ये वाली बात साफ साफ यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में प्रॉपरली रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर केस, यहाँ पर इतने सारे जजमेंट्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रख कर आता है, क्या सच में भारत को कोई लॉ, भारत को कोई कानून बनने की इस टाइम पर ज़रूरत है रिगार्डिंग फॉरेनर? ना तो हम इस टाइम पर UN से बंधे हुए हैं, है ना हम किसी कन्वेंशन से बंधे हुए हैं, तो क्या भारत के लिए कोई लॉ की ज़रूरत है सच में? एक्चुअली क्या फॉरेनर्स के लिए अगर कोई लॉ बन जाए, स्टेबलाइज हो जाए, तो ये जो रिफ्यूजीज़ का भारत में आना जाना है इसको हम कम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जो है प्रॉपर तरीके से समझ आई होगी, आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको चीज़ें पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करिए, और कुछ इसी तरीके के कोर्सेज़ को अगर आप एनरोल करना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, तो आप GPSC, UPSC, NDA, CDS किसी के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड MH05। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।